जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का दड़का। मैं CS चौधरी अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके लिए मैं विशेष लाया हूं रीट या टेट पर आधारित एक मॉडल प्रश्न पत्र जो 30 प्रश्नों का होगा, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार व्याकरण और शिक्षण विधि दोनों का समावेश किया गया है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का एक मॉडल पेपर के रूप में पहले प्रश्न के साथ। अधोदत्तेषु धातु रूपम अस्ति। बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा पद ऐसा है, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जिसको आप धातु रूप कह सकते हैं। कौन सा रूप धातु रूप है, जल्दी से बताइए। गच्छ है, दृश्य है, पट है या चल है? आपको बताना है धातु रूप कौन सा धातु रूप। देखिए, दृश्य मित्रों, दृश्य धातु रूप नहीं होता। दृश्य क्या होती है? धातु होती है। पठ, पठ भी क्या है? धातु है। चल, चल भी धातु। और आपसे पूछा गया है धातु रूप, तो धातु रूप कौन सा है मित्रों? धातु रूप है गच्छ, जो कि गम धातु। कौन सी धातु? गम धातु का लोट लकार का, गम धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। ऐसे प्रश्न आते हैं और हम सोचते रहते हैं कि सारे ही तो धातु रूप में, अलग कहां से हो गया? अलग है, क्योंकि गच्छ जो है वो धातु रूप नहीं। गच्छ में धातु जो होती है वो तो गम होती है। तो ये गच्छ जो है वो गम धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है। अगर इसकी जगह पठ होता, हलंत नहीं होता, तो ये भी हो जाता, क्योंकि फिर ये पठ धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। इसी तरीके से यहां चल का हलंत हट जाता तो चल भी धातु रूप हो जाता, और दृश्य का अगर पश्य रूप आ जाता तो ये तीनों धातु रूप हो जाते। लेकिन यहां मूल धातु उदी हुई है, इसलिए ये धातु रूप नहीं है। धातु रूप कौन सा है? धातु रूप है मित्रों गच्छ। एक बार देख के थोड़ा सा झटका तो लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। समीचीनम उच्चारण स्थानम नास्ति। आपको पता है ना, रीट या टेट जो भी है उसमें एक उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न होता है। हर प्रश्न वही लाया हूं जो आपके लिए उपयोगी है। कौन सा उच्चारण स्थान का विकल्प ऐसा है जो ठीक नहीं है? औ कंठोष्ठम, ऐ कंठतालु, व दंतोष्ठम और री जिह्वामूलम। कौन सा सही नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। आपका एक सही जवाब आपका हौसला बढ़ाता है, तो मेरे समझाने के साथ साथ अपना खुद का हौसला और बढ़ा लो। एक चीज और आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मोटिवेशन का, और बहुत सारे व्यक्ति मोटिवेशन दे रहे हैं। बहुत सारे आपको प्रेरित करने में लगे हुए, भैया आगे बढ़, भैया आगे बढ़। और भैया क्या कर रहा है? भैया बैठ के जम के, मुझे नहीं बढ़ना। ध्यान रखना मित्रों, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन, आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपकी अपनी परिस्थितियां होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी परिस्थितियों को पहचाना है, उसने उन पर विजय पाने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास किया है। दशरथ मांझी याद है, बिहार वाला होगा, उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया था। दूसरे ने कि भाई तू पहाड़ को काट और रास्ता बना। उसकी परिस्थितियों ने उसे प्रेरित किया, जो घटना उसके साथ घटित हुई उसने प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर के मित्रों, आप जब तक अपनी परिस्थितियों से खुद प्रेरित नहीं होंगे, तब तक मैं कितना ही कहता रहूं, कोई और कितना ही कहता रहे, कोई प्रेरित नहीं कर सकता। प्रवचन बाद में, पहले टॉपिक पे आ जाएं। चलिए, समीचीनम उच्चारण स्थानम नास्ति। सबसे बढ़िया उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है? तो मित्रों, कौन सा मेल में नहीं है? औ कंठोष्ठम। अगर आपको सूत्र याद है तो जल्दी से हो जाएगा। एदयितो कंठोष्ठम, ऐ कंठतालु, एदयितो कंठतालु, व वकारस्य दंतोष्ठम। यानी कि ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं, ए और ऐ कंठ तालव्य होते हैं, व दंतोष्ठ होता है। तीन ऑप्शन सही है। री रिटोरषाणाम मूर्धा। री का उच्चारण स्थान तो मूर्धा होता है। क्या होता है?
मूर्धा होता है। और यहां दिया हुआ है जिह्वामूल, यानी कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? द विकल्प ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आपने सॉल्व किया ना तो कोई गलत नहीं करेगा, मुझसे लिखवा लो। और अगर आपने जल्दी जल्दी में फटाफट से करने की कोशिश की तो फिर आप जानते हो गलती होने की संभावना रहती है। मैं ये नहीं कहता हूं गलत होगा। समीचीनम शब्द रूपम नास्ति, आपने अगर मेरा शब्द रूप वाला वीडियो देखा है तो उसमें इस पर विस्तार से चर्चा की है मैंने। तो कौन सा शब्द रूप का विकल्प ऐसा है जो ठीक नहीं है? नद्या पंचम एक वचनम, नद्या द्वितीय बहुवचनम, नद्या तृतीय एक वचनम और नद्य प्रथमा बहुवचन। शानदार प्रश्न है। एक जैसे विकल्प जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें वही प्रश्न होता है। सोचो और जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। नद्या पंचमी का एक वचन, अगर आपको शब्द रूप याद है तो मित्रों नद्या शब्द जो होता है वो पंचमी और षष्ठी इन दोनों ही विभक्तियों का एक वचन रूप होता है। इसका मतलब यह विकल्प सही है। नद्या तृतीया का एक वचन होता है। तृतीया के एक वचन में और पंचमी षष्ठी के एक वचन में विसर्ग का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं होता है, माइनर अंतर है, ध्यान रख लेना। तो तृतीया का एक वचन नद्या बनता है, प्रथमा का बहुवचन नद्य ही बनता है। नदी नद्यौ नद्य, नदी नद्यौ नद्य, तीनों विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? द्वितीया का बहुवचन नद्या नहीं बनता, द्वितीया का बहुवचन नद्या नहीं बनता। द्वितीया का बहुवचन आपको पिछले वीडियो में यानी शब्द रूप के वीडियो में आप देखोगे तो वह बहुत अच्छे से समझाया है कि द्वितीया बहुवचन अगर स्त्रीलिंग है तो मूल शब्द की मात्रा बड़ी हो जाएगी और उसके अंत में क्या आ जाएगा भैया? विसर्ग आ जाएगा। तो नदी बनता है, द्वितीया का बहुवचन नदी बनता है, नद्या नहीं बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और अगला प्रश्न क्या कहता है? आभ्यंतर प्रयत्ना कतिमता भट्टोजी दीक्षितेन। प्रश्न को इंटरेस्टिंग बना दिया। आभ्यंतर प्रयत्ना कतिमता भट्टोजी दीक्षितेन। सिद्धांत कौमुदी, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत कौमुदी। तो भैया भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में कितने आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं? अगर इस प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे जल्दी में, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो फिर आप आंसर वही देने वाले हो जो आपको पता है कि आभ्यंतर कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन यहां कहा कि 5 या 5 का जवाब देने से पहले यह बता दो भैया कि भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने हैं। तो मित्रों भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं 4। कौन कौन से माने वो देख लीजिए आप। स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विव्रत, विव्रत और संवृत। ये हमारे 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं जो आपने पढ़े हैं। इनमें से भट्टोजी दीक्षित ने ईशत विव्रत और विव्रत दोनों का मिलाकर के एक ही प्रयत्न माना है, विव्रत। तो दोनों को मिलाकर के जब एक मानते हैं तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो 4 आभ्यंतर प्रयत्न हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विव्रत और संवृत। ये 4 हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि साहब 4 हो जाते हैं तो जो ईशत स्पष्ट के वर्ण थे वो कहां गए? तो ईशत विव्रत के जो वर्ण थे वो कहां गए? तो ईशत विव्रत में आपको याद होगा वर्ण कौन से थे? ऊष्म थे, श श श और ह। और विव्रत में थे सभी स्वर। तो मित्रों ईशत इन दोनों को मिलाकर के यानी ऊष्म वर्ण और स्वर इन दोनों को भट्टोजी दीक्षित ने विव्रत प्रयत्न में ही माना है। तो जब इन दोनों को मिलाकर के विव्रत माना है तो इन दोनों के वर्णों को भी मिला दिया जाएगा और दोनों का मिलाकर के भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कौन सा प्रयत्न हो जाएगा? विव्रत प्रयत्न हो जाता है।
अगर सामान्य प्रश्न हो भट्टोजी दीक्षित के बिना या सिद्धांत कौमुदी के बिना तब तो 5 बताने हैं, और सिद्धांत कौमुदी या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार बताया जाए तो फिर आपको कितने बताने हैं? 4 ही बताने। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत और समृत। ईषत् स्पष्ट में कौन से वर्ण हो जाएंगे? आपको अच्छी तरह याद है, स्पष्ट स्पर्श हो जाएंगे। ईषत् स्पष्ट में कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ हो जाएंगे। समृत में अ होता है, कौन सी अवस्था में? प्रयोग अवस्था में। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी हैं। अब कौन सा नहीं है? तो ईषत् विव्रत और विव्रत को मिला देंगे, यानी विव्रत जो प्रयत्न है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार उसमें ऊष्म वर्ण हो जाएंगे और स्वर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न से आप व्यथित नहीं होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगला प्रश्न है मित्रों, समीचीनम विकल्पम नास्ति। अरे वाह, संधि पद दिए हुए हैं और संधि का नाम दे रखा है। रीट और टेट में सबसे ज्यादा संभावना रहती है संधि का नाम देने की, पूछने की, या संधि विच्छेद करवाने की, क्योंकि वो सामान्यतः ये प्रश्न गद्यांश या श्लोक में से आते हैं और वहां विच्छेद का संधि होने की संभावना नहीं रहती। संधि पद दे रखा होता है, उसका विच्छेद कराया जाता है, या फिर संधि का नाम पूछा जाता है। आपकी परीक्षा हो गई, जल्दी से आ जाइए। अद्यापि, यण संधि, शिरोवेदना, गुण संधि, याचियां, श्रुत संधि, अब उभे, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? नहीं पूछा है, इसका मतलब है वालों को देख लेते हैं पहले कौन कौन से ठीक हैं। अद्यापि, अब आपको क्या करना है? आपको करना है विच्छेद, क्योंकि विच्छेद हो गया तो नाम अपने आप याद आ जाएगा। अद्यापि, अद्यापि का विच्छेद होता है मित्रों अद्य प्लस अपि। ए और ए दीर्घ होते हैं, और यहां दे रखी है यण, यानी ये विकल्प ठीक नहीं है। यहां गलती क्या होती है कि हम इसको कंपेयर कर जाते हैं किसके साथ में? यद्यपि के साथ में, और यद्यपि का विच्छेद होता है मित्रों यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, और यदि प्लस अपि होने से यहां यण होती है, लेकिन यहां अद्य प्लस अपि विच्छेद है, इसलिए यण नहीं होगी, दीर्घ होगी। कौन सी होगी? दीर्घ होगी, और यहां यण दिया हुआ है तो विकल्प ठीक नहीं है। शिरोवेदना, गुण संधि दे रखी है, विच्छेद कर लेते हैं। शिरोवेदना का विच्छेद होगा मित्रों शिरस प्लस वेदना, या फिर आप इसको कह सकते हो शिरः प्लस वेदना, और ये विसर्ग की उत्व विसर्ग संधि है। कौन सी विषय? विसर्ग में जो उत्व होता है, उत्व विसर्ग संधि है। विस्तार से कहां समझेंगे? संधि प्रकरण में। तो शिरोवेदना में गुण संधि दे रखी है, इसका मतलब ये विकल्प भी ठीक नहीं है। याचियां, अगले पद की तरफ चलते हैं, तो याचियां पद का विच्छेद कर लेते हैं मित्रों। याचियां का संधि विच्छेद होता है याच प्लस न, और आपने सूत्र पढ़ा होगा तो चुना चु, और ये सूत्र कहता है कि स या तवर्ग के साथ, स या तवर्ग के साथ तालव्य श या चवर्ग आए तो दंत्य श को तालव्य श तथा तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तवर्ग को चवर्ग हो जाता है, तो यहां तवर्ग का न आया हुआ है, साथ में शुत्व का च आया हुआ है, इसलिए तवर्ग को चवर्ग होगा। तवर्ग को चवर्ग होने का मतलब है मित्रों, यहां ध्यान देना, तय को च, थ को छ, द को ज, ध को झ, ध को क्या होगा? झ होगा, और न को होगा मित्रों य। तो यहां न आया हुआ है तवर्ग का, इसलिए न के स्थान पर य होगा, और यह होगा तो याच प्लस य जो है ना है वो क्या बन जाएगा? याच या बनेगा। और संधि जैसा कि सूत्र बता रहा है स्तो शुनाशु, यहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? शुत्व होगी। अतः ये विकल्प तो सही है, और हमसे पूछा गया था सही कौन सा नहीं है। अगर सही है पूछा जाता तो ये हो जाता, सही कौन सा नहीं है, तो अ भी सही नहीं था, ब भी सही नहीं था, और चौथा ऑप्शन देखिए सही विकल्प नहीं है। अ और ब दोनों, ए और ब दोनों ही विकल्प सही नहीं है। समीचीनम विकल्पम नास्ति, फिर से वही प्रश्न है। चार, एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको
चलिए बताइए, समस्त पद दे रखा है और समास का नाम दे रखा है, कौन सा समास और समस्त पद का मेल आपको सही नहीं लग रहा है, जल्दी से बताइए। नीलोत्पलम कर्मधारय, हरिहरौ द्वंद्व, अक्षशौंड बहुव्रीहि और शैलोन्नतः कर्मधारय। कौन सा विकल्प सही नहीं है? अगर आप इनको पढ़ पढ़ के करेंगे ना तो ये परसों तक भी ना होने वाले। आप क्या करो, विग्रह करते हैं, विग्रह करेंगे तो हो जाएंगे। जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, मैं आपके लिए विग्रह कर रहा हूं। नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम। नीला है जो कमल, याद है ना, कर्मधारी होता है, विशेषण विशेष्य। नीला है जो कमल, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पलम, बिल्कुल सही बात है। हरिहरौ, विग्रह कर लेते हैं, हरिश्च हरश्च। और च के साथ में विग्रह किस में होते हैं? द्वंद्व समास में, याद है ना, तो ये विकल्प भी सही है। शैलोन्यतः, शैल एव उन्नतः, पर्वत के समान ऊंचा, और इव के साथ में विग्रह कहां होगा? कर्मधारय समास में। तीनों विकल्प सही हैं। और आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ये तो परेशान तो करेगा ना थोड़ा सा। तो कौन सा सही नहीं है, यही बचा, लेकिन कैसे सही नहीं है वो देख लेते हैं। अक्षशौंडः, अक्षशौंड का विग्रह होता है मित्रों अक्षेषु शौंडः। और अब आपको दिख रहा होगा ये अक्षेषु शौंडः जो हो रहा है वो है सप्तमी तत्पुरुष, और हमारे सामने क्या दे रखा है? बहुव्रीहि दे रखा है। इसका मतलब ये विकल्प गलत है। और आपका कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? अक्षशौंड में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो एक प्रश्न में आपको 4 समस्त पदों का अभ्यास कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब तक आप इस तरीके से विग्रह नहीं करेंगे, आप ऐसे प्रश्नों का संधि है विच्छेद करिए, समास है विग्रह करिए, प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय पूछे जा रहे हैं तो प्रकृति प्रत्यय को अलग करके देखिए, आप निश्चित रूप से इनका उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? पद दे रखा है और प्रत्यय दे रखा है, पद दे रखा है और प्रत्यय दे रखा है, कौन से पद में सही प्रत्यय का मेल नहीं है? उक्तम तो प्रत्यय, पक्व तो प्रत्यय, त्राणः ल्युट प्रत्यय, और वाच्यम णत प्रत्यय। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? प्रकृति प्रत्यय को अलग कर लेते हैं, अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उक्तम वच धातु के साथ में तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बनता है उक्तम, यानी ये वाला रूप तो सही है। और आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है? पक्व, पच धातु के साथ में तो प्रत्यय जोड़ते हैं, तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बनता है पक्व, अर्थात ये भी तो का रूप है, ये भी सही है। अति महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। पक्व, पच के साथ में तो प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा? पक्व रूप बनता है। त्राणः ल्युट, त्रा धातु के साथ में तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो मित्रों इसके 2 रूप बनते हैं, त्रातः और त्राणः। और त्राण में यहां प्रत्यय दे रखा है लुट, लेकिन हमारी प्रकृति प्रत्यय विभाजन में है कि यहां प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय है। इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है, और नहीं है का जवाब आपको मिल चुका है। चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। वच धातु होती है, और वच धातु के साथ में जब ण्यत प्रत्यय किया जाता है तो रूप बनता है, 2 रूप बनेंगे, वाच्यम भी बनता है और वाक्यम भी बनता है, दोनों ही रूप बनते हैं। तो वाच्यम रूप में ण्यत प्रत्यय होता है। इस तरीके से कौन सा आंसर हो गया? त्राणः। ये विकल्प सही नहीं है। प्रकृति प्रत्यय को अलग करिए, आप निश्चित रूप से सही कर पाएंगे। अगले प्रत्यय की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है। अरे वाह, कितनी व्याकरण पढ़ी, कम से कम उसकी व्युत्पत्ति तो पढ़ लेते हैं। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी है मित्रों? जल्दी से बताइए। वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट, यानी वी उपसर्ग आ उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय, वी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय, वी उपसर्ग आ उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय,
वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय, कौन सी सही है? व्याकरण की व्युत्पत्ति तो खूब ही पड़ी है, क्योंकि व्याकरण जहां शुरू करते हैं वही व्युत्पत्ति से ही शुरू करते हैं। तो मित्रों, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, पहले वी उपसर्ग है, फिर आंग उपसर्ग है, क्री धातु है। हालांकि यहां ध्यान रखना भैया, अगर धातु, इसकी जो मूल धातु होती है वो कौन सी होती है? णुक्रिय होती है। णुक्रिय धातु में जो य है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, और आदि में जो डू है, ये की तो हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, आदि में जो डू है इसके लिए एक सूत्र होता है आदिर्य टुडव, और इस तरीके से इस सूत्र से आदि में टू डू आता है तो इसका भी लोप हो जाता है, तो बच जाती है हमारे पास क्री। तो सामान्यतः हम प्रयोग क्री का ही करते हैं, लेकिन अगर क्री की जगह एक ऑप्शन में णुक्रिय दिया हुआ है तो फिर वो सही है, तो फिर क्योंकि मूल धातु जो है वो णुक्रिय ही है, ऑप्शन हो जाएगा। और यहां याद रखना कि आ उपसर्ग नहीं होता है, संस्कृत में आ की जगह उपसर्ग होता है कौन सा भैया? आंग। कौन सा उपसर्ग होता है? आंग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अहम नगरे वसामी वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कृत, सबसे ज्यादा डराने वाला काम है ना, कि भैया वाच्य परिवर्तन करो, आप भूल जाते हैं हम क्या क्या याद करते हैं ना, 121, 311, 121, 311, और ये पता नहीं है कि 121 क्या है और 311 क्या है। हमें पता है कि 311 तो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, 121 कर्तृवाच्य होता है, सोच लिया। और उसके बाद में अब बदलेंगे तो ना 121 याद है ना 311 याद है, सीधा चीज ध्यान रखना। वाच्य परिवर्तन कराया जा रहा है तो सबसे पहले आवश्यकता होती है इसको पहचानो, ये कौन सा है? ये कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य तो इसको परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं, कौन कौन से? या तो कर्म में बदलेगा या भाव में। अगर वाक्य में कर्म है तो ये कर्मवाच्य में जाएगा, और अगर नहीं है तो ये अपने आप ही भाववाच्य में परिवर्तित होगा। हम परिवर्तित अलग से नहीं करेंगे कि हम इसको कर्म में करें या भाव में, अगर कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य में ही परिवर्तित होगा। तो कर्मवाच्य पर अब यहां देखिए, कर्ता है, क्रिया है, नगरे क्या है? नगरे अधिकरण है। बहुत काम की बात बता रहा हूं, अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। नगरे अधिकरण है, और अधिकरण का मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाच्य परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं वो कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 में ही होते हैं। इसके अलावा और कोई कारक आता है, करण कारक आता है, संप्रदान आता है, अपादान आता है, अधिकरण आता है, संबंध आता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना, नगरे में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति है तो ये तो भैया क्या है? अधिकरण है। अधिकरण है तो इसका मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। कर्म नहीं है तो अब इस वाक्य को किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में बदला जाएगा। देख लीजिए भाववाच्य का ऑप्शन क्या है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि नगरे में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी अधिकरण है। तो देखो, नगरे में परिवर्तन नहीं होने के कारण ये विकल्प तो वैसे ही कट जाता है आपका, क्योंकि नगरम कर रखा है। फिर भी एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगा। कर्ता प्रथमा में दे रखा है अहम, नगरे सप्तमी में है, और वसामी उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो अब यहां क्योंकि इसको भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में परिवर्तन करते समय नजर बोर्ड से नहीं हटनी चाहिए। भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता को प्रथमा से लेकर के जाएंगे तृतीया में, और अहम का यहां ध्यान रखना है। अगर एक वचन है तो एक वचन में बदलेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन में। तो अहम प्रथमा का एक वचन है, तृतीया का एक वचन अहम का रूप बनेगा मया। नगरे अधिकरण है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वसामी, अब भाववाच्य की या कर्मवाच्य की क्रिया बनाने का तरीका आपको याद है, तो यहां देखो बोर्ड की तरफ, सबसे पहले होती है मूल धातु, मूल धातु के साथ जोड़ा जाता है य, और य के साथ में जोड़े जाते हैं अते, एते, अंते, आत्मने, प्रत्याहार। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि मूल धातु और मूल धातु के साथ आप सीधा क्या जोड़ सकते हैं?
यते येते यन्ते प्रथम पुरुष, यसे येथे यद्वे मध्यम पुरुष, ये यावहे यामहे उत्तम पुरुष में जोड़ सकते हैं। तो अब हमारी क्रिया, क्योंकि इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं मित्रों किसमें, भाववाच्य में, और जब भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो भाववाच्य की क्रिया हमेशा और हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। तो मित्रों उत्तम प्रथम पुरुष का एक वचन बनाने के लिए यहां जो क्रिया का रूप बनेगा वो बनेगा उष्यते। सबसे पहली बात, धातु वो है, वस है। वस के साथ में आपको प्रथम पुरुष एक वचन के लिए यते जोड़ना है। वस धातु के साथ में यते जोड़ते समय व को संप्रसारण होता है। संप्रसारण का मतलब होता है, यण में तो होता है ई को य, और संप्रसारण में हो जाता है य को ई। समझ रहे हैं, वापस ध्यान देना। यण में तो होता है इक को यण, और संप्रसारण में हो जाता है यण को वापस इक। तो संप्रसारण का मतलब ई, अगर य आया हुआ है तो उसको वापस ई हो जाएगा, वो आया हुआ है तो उसको उ हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों, संप्रसारण कहलाती है। तो यहां संप्रसारण होगा, व का उ हो गया, और ई और उ के साथ में मूर्धन्य श का प्रयोग होता है, इसलिए ये उष्य हो गया। यते जोड़ेंगे तो बन गया उष्यते। इस तरीके से वाच्य परिवर्तन हुआ, मया नगरे उष्यतिर ऑप्शन हो जाएगा आपका द सही। थोड़ा सा समय लगाए, लेकिन आप अगर इस तरीके से चलोगे तो गलती किसी भी कीमत पर नहीं होगी। आइए मित्रों आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। एक वाक्य दे रखा है और आपको बताना है इसका संस्कृत अनुवाद क्या है। वाक्य है, सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है। सूर्य उदितः सूर्य कमलम विकसति, उदितस्य सूर्यस्य कमलम विकसति, उदितेन सूर्येण कमलम विकसति, उदिते सूर्ये कमलम विकसति। कौन सा है, जल्दी से बताइए, सोचिए। मैं तब तक एक सूत्र लिख रहा हूं आपके सामने। यस्य च भावेन भावलक्षणम, सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम, अर्थात जब एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया को लक्षित करती है, किसी दूसरी क्रिया की ओर इशारा करती है, तो जो पहले वाली क्रिया है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में, दोनों में ही इस सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाता है द, क्योंकि उदिते, आप यहां देखिए, सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है। पहले क्या हुआ, सूर्य उदय होना, और किसकी तरफ लक्षित किया, कमल को खिलने की तरफ। तो जो पहली क्रिया थी उदय होना और उसका करता था सूर्य, इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति होगी। तो उदिते सूर्य कौन खिलता है, कमलम विकसति, कमल खिलता है। ऑप्शन द हो जाएगा। ऐसे वाक्य पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इसका अनुवाद कर पाओगे। केवल 4 ऑप्शन को पढ़ने से अनुवाद नहीं होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। शुद्ध वाक्य बनाइए, जल्दी से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। नवमे कक्षायाम शतानि छात्रा सन्ति, नवम्याम कक्षायाम शतम छात्रा सन्ति, नवम्याम कक्षायाम शतः छात्रा सन्ति, नवमे कक्षायाम शतः छात्रा सन्ति, यानी 9वीं कक्षा में 100 छात्र हैं। सीधी सी बात है, वाक्य का अनुवाद तो ये। आप बताइए। पहली बात तो मित्रों, अगर आपको विशेषण विशेष्य का ज्ञान है तो आप इसमें से कुछ ऑप्शंस को हटा देंगे। यहां विशेष्य है कक्षा, क्या है, कक्षा, और उसका विशेषण है नवमी। और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कि इन दोनों में समान लिंग, समान वचन और समान विभक्ति रहती है। अगर कक्षा स्त्रीलिंग है तो नवम, क्योंकि नवमी का भी मूल शब्द क्या है, नवम है, तो ये देखो स्त्रीलिंग में आ गया। अब कक्षा शब्द में विभक्ति कौन सी आ रही है, सप्तमी आएगी, क्योंकि 9वीं कक्षा में, तो इसका मतलब नवमी शब्द का भी सप्तमी का ही रूप प्रयुक्त होगा। किसका रूप प्रयुक्त होगा, सप्तमी का। इसका नदी की तरह रूप बन जाएगा नवम्याम। नवमी का क्या रूप बन जाएगा, नवम्याम। तो नवम्याम, कक्षा शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा, कक्षायाम।
तो अब आप देखिए नवम्याम कक्षायाम आने से हमारे दो विकल्प खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नव में नहीं होता है। अब आप आइए, दो विकल्प गए आपके, पहला नहीं हो सकता और आखिरी नहीं हो सकता। अब दूसरा कहां, शतम छात्रा संति या शता छात्रा संति, दो में कंफ्यूजन है। तो मित्रों यहां आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, रट लेंगे क्या, कि शतम शब्द जो होता है वो हमेशा शतम ही रहता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। इसका ना कोई बहुवचन होता है, ये हमेशा शतम ही रहेगा, एक वचन में रहता है शतम। और इसी के जैसा इसका भाई है सहस्रम, क्या होता है, सहस्रम। ये एक वचन में रहते हैं, बहुवचन इनका या द्विवचन नहीं होता है। तो शतम रूप सही है, शतः रूप सही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब, नवम्याम कक्षायाम शतम छात्राः सन्ति। ऐसा प्रश्न गलत होता है, क्यों होता है, कि अगर हमें विशेषण विशेष्य का ज्ञान नहीं है तो गलत हो जाएगा, संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो गलत हो जाएगा। 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में चलती हैं, उसके आगे की संख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग नहीं होती, एक समान ही चलेंगी सभी में। वृद्धा नते ये न वदंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सूक्ति है, बड़ी फेमस सूक्ति है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। वृद्धा न ते ये न वदंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सूक्ति को पूरा करिए। धर्मम ज्ञानम वेदम और विद्याम, अब सब एक जैसे हैं, अगर सूक्ति पड़ी हुई है तब तो आप इसका सही आंसर दे देंगे, नहीं तो यही करेंगे इनमें से कोई सा एक है, डेफिनेटली एक है, पर है कौन सा। तो न ते वृद्धा, वे वृद्ध नहीं है, न ते वृद्धा वे वृद्ध नहीं है, ये ना वदंती जो नहीं कहते हैं क्या, धर्म की बातें। न ते वृद्धा ये ना वदंती धर्मम, यानी वो वृद्ध ही क्या जो धर्म की बात न करे, क्योंकि धर्म हमें कहां से सीखने को मिलता है, अपने बुजुर्गों से ही सीखने को मिलता है। अर्थो ही कन्या परकीय इत्यत्र को अलंकार, अर्थो ही कन्या बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सुना होगा, महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई के समय कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक और चौथे अंक का आखिरी श्लोक, अर्थ हुई कन्या परकीय एव। तो मित्रों यहां बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, कौन सा अलंकार है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। अरे कन्या तो मानो पराया ही धन होता है, कन्या तो मानो पराया धन होता है, और जहां जानो मानो यानी जनु मनु इस तरीके का शब्द आ जाए, मानो अर्थ जहां निकले, वो कौन सा अलंकार होता है, अरे भैया मात्रा छूट गई रे, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। अर्थो ही कन्या पर के ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत शानदार उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अगले प्रश्न की तरफ, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम इत्यत्र छंदो वर्तते, यहां कौन सा छंद है, ऑप्शन देखिए, भुजंग प्रियात, वसंत तिलका, वत्सस्थ और द्रुत विलंबित, कौन सा है। तो छंद प्रकरण में आपको मैंने बताया है कि छंद प्रकरण में क्या करना चाहिए, सबसे पहले वर्ण गिन लेने चाहिए, क्या करने चाहिए, वर्ण गिन लेने चाहिए, और वर्ण गिनने से हो सकता है हमारा एक आध ऑप्शन यहां से चला जाए। तो वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस पंक्ति में एक चरण में वर्णों की संख्या है 12। तो जो आंसर होगा वो छंद होगा जिसके एक चरण में वर्णों की संख्या 12 होती है। तो मित्रों इनमें से वसंत तिलका नहीं हो सकता, क्योंकि वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 14 होती है। कौन सी होती है, 14 होती है। अब बचे भुजंग प्रियात, वंशस्थ और द्रुत विलंबित, तीनों में ही 12-12 होती है। इसमें भी 12 होते हैं, इसमें भी 12 होते हैं, इसमें भी 12 होते हैं, वर्णों से तो काम नहीं चला। अब क्या करना है, मात्रा लगाना है। मात्राओं का अभ्यास विस्तार से करिए घर पर, परीक्षा में एक छोटा सा तरीका मैं यहां आपको बता रहा हूं। 12 वाले वर्णों के लिए पहले 3 मात्राएं लगा लीजिए। पहली 3 मात्राएं आ रही हैं लघु, गुरु, लघु, गुरु, इन तीनों से ही आप पकड़ सकते हो। अगर वर्णों की संख्या 12 है, ध्यान देना, अगर वर्णों की संख्या 12 है तो पहली 3 मात्राओं से पता चल जाएगा कौन सा छंद है। पहली 3 मात्राओं में जब ISI आपकी भाषा में यानी कि जगण का रूप बने, जब पहली 3 मात्राएं जगण के रूप में आ जाएं तो मित्रों वहां पर वंशस्थ छंद होता है। कौन सा होता है, वंशस्थ होता है। जब पहली 3 मात्राएं जगण के रूप में आ जाएं तो वंशस्थ होता है।
आप इसको एक बार थोड़ा सा समय लीजिए और समझा देता हूं कि जब पहले वर्ण कितने हों, 12 हों, पहली 3 मात्राएं जगण के रूप में आ जाएं, कौन सा गण हो गया, जगण, तो छंद होगा वंशस्थ। पहली 3 मात्राएं यगण के रूप में आ जाएं, लघु गुरु गुरु, तो छंद होगा भुजंग प्रियातम। कौन सा होगा, भुजंग प्रियातम। और जब पहली 3 मात्राएं लघु 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 के रूप में आ जाएं, यानी नगण के रूप में आता है, किसके, नगण के रूप में आ जाएं, तो छंद होगा मित्रों द्रुत विलंबित। ये संक्षिप्त ट्रिक है, कौन सी, 12 वर्णों वालों के लिए। तो आपको पूरे पे मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में समय बचाना होता है, लेकिन ध्यान रखना अंतिम वही होता है, पूरी मात्राएं लगा करके। अभ्यास कर लेना, आप खुद ऐसी पंक्तियों पे लगा के देखना और इस ट्रिक को अपना करके देख लेना कि अगर 12 वर्ण है और जगण आ रहा है तो वंशस्थ है, 12 वर्ण है यगण आ रहा है तो भुजंग प्रियात है, और 12 वर्ण है और पहला गण नगण बन रहा है, सिर्फ पहले गण की बात कर रहा हूं मैं, पहला गण नगण बन रहा है तो द्रुत विलंबित होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, अधोदत्तेषु अव्ययम नास्ति, निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है। अधुना अव्यय होता है, खलु अव्यय होता है, स्म अव्यय होता है, स्मः अव्यय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्मः पद जो होता है वो अस धातु, कौन सी धातु, अस धातु का लट लकार, कौन सा, लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। और आपको पता है कि अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते। इसमें अव्यय होता है, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल बनाने के लिए करता है, वो किया जाता है। पठती वर्तमान काल है, पठती इसम भूतकाल हो गया, पठती पढ़ता है, पठती इसम पढ़ता था, वसती रहता है और वसती इसम रहता था। तो ये अव्यय हैं तीनों, इसमें अव्यय नहीं है। आइए, ये व्याकरण के प्रश्न हुए, अब आ जाते हैं शिक्षण विधियों की तरफ। और शिक्षण विधियों में पहला प्रश्न है, पद्य शिक्षण की पाठ योजना में कौन सा सोपान नहीं होता है, कौन सा चरण नहीं होता। मौन वाचन नहीं होता, सस्वर वाचन नहीं होता, प्रस्तावना नहीं होती है, भाव प्रश्न नहीं होते। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं होता। पद्य शिक्षण, ध्यान रखना, कौन सा शिक्षण, पद्य शिक्षण की पाठ योजना में कौन सा नहीं होता है। तो मित्रों सस्वर वाचन होता है, प्रस्तावना तो होगी ही होगी, और भाव प्रश्न जो होते हैं वो केवल और केवल पद्य शिक्षण में होते हैं, ये इसकी अलग पहचान है। गद्य शिक्षण में होते हैं जब विचार विश्लेषण प्रश्न, क्या होते हैं, विचार विश्लेषण प्रश्न जो होते हैं वो तो होते हैं गद्य शिक्षण में, और इनके स्थान पर भाव प्रश्न होते हैं किसमें, पद्य शिक्षण में। इसका मतलब यह भी होता है, क्या नहीं होता, पद्य शिक्षण में मौन वाचन नहीं होता, मौन वाचन गद्य शिक्षण का सोपान है। किसका है, गद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण में मौन वाचन का प्रयोग होता है, पद्य शिक्षण में मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अव्याकृति विधि कस्य शिक्षणस्य विधिरस्ति, अव्याकृति विधि कौन से शिक्षण की विधि है। अनुवाद शिक्षण, उच्चारण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या फिर गद्य शिक्षण। आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करना है इस तरीके के प्रश्नों को तो सीधे जाइए मेरी पुस्तक संस्कृत सानिध्यम पर, वहां आपको इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, सरल और सहज शब्दों में। चलिए जल्दी से बताइए अव्याकृति विधि किस शिक्षण की विधि है। अगर आपको पता है कि अव्याकृति विधि है क्या तब तो आप बता देंगे, अन्यथा आप केवल तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे जो गलत होता है। तो मित्रों अव्याकृति विधि का मतलब है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी है, भाषा संसर्ग विधि है। और ये भाषा संसर्ग विधि जो होती है वो व्याकरण शिक्षण की विधि होती है, जहां व्याकरण के नियमों को बताए बिना ही मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है, वो भाषा संसर्ग विधि होती है। और उसी विधि को क्या कहा जाता है, अव्याकृति विधि कहा जाता है। तो अव्याकृति विधि किसकी हो गई भैया, व्याकरण शिक्षण की विधि हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं।
प्रश्नोत्तर कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य है। 4 उद्देश्य दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो प्रश्नोत्तर कौशल का होता है? ज्ञान वृद्धि, प्रवाह, अभिव्यक्ति या निरंतरता? कौन सा है कौशल का उद्देश्य है? प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ज्ञान वृद्धि होता है क्या? प्रवाह, अभिव्यक्ति और निरंतरियम। अगर आपने इनको पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होने वाली है। जल्दी बताइए। देखिए, ज्ञान वृद्धि जो होती है वो अन्वेषण प्रधान कौशल है। कौन सा है? अन्वेषण प्रधान कौशल या अन्वेषण कौशल प्रधान प्रश्न जो होते हैं, तो अन्वेषण कौशल आप कह सकते हो इसको, अन्वेषण कौशल प्रधान, अन्वेषण कौशल प्रश्न। प्रवाह, प्रवाह कौशल है जिसका उद्देश्य होता है निरंतरता, यानी प्रवाह कौशल में आते हैं का उद्देश्य होता है प्रवाह, या फिर इसी का उद्देश्य होता है, ये कह सकते हो, निरंतरता। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है वो प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य होता है। किसका होता है? प्रश्नोत्तर कौशल का, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्र को अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रयास किया जाता है कि शिक्षण के दौरान छात्र स्वयं अपने विचार रखे और इसलिए उससे प्रश्न किए जाते हैं जिससे वो सक्रिय हो जाए। तो प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य अभिव्यक्ति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। मुख्य रूपेण भाषा शिक्षण से संबंध केन अस्ति? मुख्य रूप से भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ होता है? अनुभवात्मक पक्षेण, अनुभवात्मक पक्ष के साथ, ज्ञानात्मक पक्ष के साथ, मनोक्रियात्मक पक्ष के साथ, और न केनापि, किसी के साथ नहीं। किसके साथ होता है? जल्दी से बताइए। मुख्य रूप से भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ होता है? ज्ञानात्मक पक्ष के साथ होता है। किसके साथ होता है? ज्ञानात्मक, क्योंकि भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना। किसका ज्ञान कराना? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना ही भाषण का उद्देश्य होता है, जिससे छात्र को पता हो कि उसका भाषा का शुद्धतम रूप क्या होता है। इसलिए कौन सा पक्ष होता है? ज्ञानात्मक पक्ष। संभाषणेन एव शिक्षणम भवति, संभाषण के द्वारा ही कौन सा शिक्षण होता है? संभाषण के द्वारा कौन सा शिक्षण होता है? सूत्र विधि में, आगमन में, अनौपचारिक विधि में या समवाय विधि में? संभाषण के द्वारा शिक्षण किस में होता है? सूत्र विधि में होता है, आगमन में होता है, अनौपचारिक में होता है या समवाय में होता है? प्रश्न को समझो, प्रश्न को समझोगे तो उत्तर दे दोगे। संभाषण यानी सामान्य रूप में, न व्याकरण के नियम बताने, न कायदे बताने, न कानून बताने, सिर्फ सामान्य रूप में संभाषण के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। तो मित्रों, सूत्र विधि में तो शिक्षण कराया जाता है किसके द्वारा? सूत्रों के द्वारा। आगमन विधि, उदाहरण से नियम, याद है ना? उदाहरण से नियम, ये तो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ये सभी जो विधि हैं ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, सारी की सारी किसकी है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो अब देखिए व्याकरण शिक्षण में कहां संभाषण के द्वारा कराया जाता है? समवाय विधि। इस समवाय विधि को हम सहयोग विधि भी कहते हैं। समवाय विधि का दूसरा नाम क्या है? समवाय विधि का दूसरा नाम सहयोग विधि भी होता है, जहां व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सहयोगी विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जब आप पाठ को पढ़ा रहे होते हो तो उसी समय जो संधि, समास, प्रत्यय आते हैं उनका आपको तुरंत समाधान करना होता है, वो समवाय विधि हो जाती है। बचा क्या? अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि जो होती है वो लगभग भाषा संसर्ग विधि की तरह हो जाती है कि यहां व्याकरण के नियम, सूत्र आदि का ज्ञान कराए बिना ही सामान्य संभाषण के द्वारा व्याकरण का शिक्षण करा दिया जाता है। तो संभाषण के द्वारा ही शिक्षण कहां होता है? संभाषण के द्वारा शिक्षण होता है मित्रों अनौपचारिक विधि में। कौन सी विधि में? अनौपचारिक विधि में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, अध्यापकेन भूमिका वितरणम क्रियते
सरल प्रश्न है। अध्यापक के द्वारा भूमिका वितरण किया जाता है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में या फिर नाटक शिक्षण में। इससे सरल प्रश्न क्या होगा यारो, बताओ जल्दी से क्या होगा। अरे भूमिकाएं कहां दी जाती हैं, पात्र। भूमिका वितरण का मतलब होता है पात्र बनाना, और पात्रों का वितरण कहां किया जाता है, नाटक शिक्षण में किया जाता है। नाटक में ही तो पात्र होते हैं ना, अलग अलग पात्रों के रूप में भूमिकाओं का वितरण किया जाता है कहां, नाटक शिक्षण में। अगले प्रश्न पर चल रहा हूं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, एक तरफ विधि दे रखी है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दे रखे हैं, यानी किस विधि का संबंध किसके साथ है। व्याकरण अनुवाद विधि, और प्रश्न है यहां देख लेना पहले, नास्ति। व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रत्यक्ष विधि प्रोफेसर वीपी वकील, और सूत्र विधि डॉक्टर वेस्ट। वैसे तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से खूब पढ़ रहे हो आजकल, अब शिक्षण विधियों को खूब जम के पढ़ रहे हो। कौन सा है, व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर होते हैं, क्योंकि इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात हैं, जिन्होंने शिक्षण पर को प्रश्नोत्तर के माध्यम से बल दिया। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष बहुत पूछी जाती है, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है, प्रोफेसर बीपी वकील हैं। डॉक्टर वेस्ट सूत्र विधि, सूत्र विधि तो प्राचीनतम विधि है। तो मित्रों डॉक्टर वेस्ट जो हैं वो कौन सी विधि के समर्थक हैं, डॉक्टर वेस्ट पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक हैं। कौन सी विधि के समर्थक हैं, पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक हैं। इसलिए आपका सही विकल्प कौन सा नहीं है, द नहीं है, सूत्र विधि में डॉक्टर वेस्ट नहीं है। डॉक्टर वेस्ट किसके समर्थक थे, पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक थे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अमूर्तीकरणम इति कस्य विधेश सोपानम अस्ति। मित्रों अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है पाठ योजना का। प्रत्येक शिक्षण गद्य पद्य नाटक जो भी है, प्रत्येक की पाठ योजना के चरण आपको याद रखने, वो उनमें से आपको एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाते हैं। तो अमूर्तीकरण किस विधि का सोपान है, या किस विधि का सोपान है, कहां अमूर्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। मूल्यांकन में, पाठशाला विधि में, हरवर्टीय पंचपदी में, या फिर प्रत्यक्ष विधि का, किस विधि का सोपान है, जल्दी बताइए। मूल्यांकन, पाठशाला, हरवर्टीय पंचपदी, प्रत्यक्ष विधि, किसका सोपान है। मित्रों ये हरवर्टीय पंचपदी का सोपान है। किसका है, हरवर्टीय पंचपदी, याद है ना, हरवर्टीय। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, बहुत जरूरी है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को ही उन्मुखीकरण भी कह दिया जाता है। प्रस्तावना को क्या कह दिया जाता है, उन्मुखीकरण भी कह दिया जाता है। तीसरा सोपान है इसका तुलना, क्या है, तुलना। चौथा सोपान है सामान्यीकरण, और पांचवा सोपान है मित्रों प्रयोग। ये हरवर्टीय पंचपदी है, तो इसका जो तीसरा सोपान है तुलना, उसी को क्या कहा जाता है, अमूर्तीकरण भी कहा जाता है। तो अमूर्तीकरण किसका सोपान हो गया, हरवर्टीय पंचपदी का सोपान हो गया। बहुत काम का प्रश्न है, सोपान से रिलेटेड जहां भी प्रश्न मिले ना आपको तैयार करना ही करना है। पठनात् पूर्वम श्रवणम इति कस्य शिक्षण सिद्धांतस्य आधारभूत तत्वम वर्तते। पठनात् पढ़ने से पहले श्रवण, पढ़ने से पहले श्रवण, यानी कि नेत्र से पहले कर्ण, आंख से पहले कान। ये किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, किस शिक्षण सिद्धांत का आधारभूत तत्व है, समवाय सिद्धांत का, बहुमुखी सिद्धांत का, अनुपरात क्रमयो सिद्धांत का, या सक्रियता के सिद्धांत का, जल्दी से बताइए किस शिक्षण सिद्धांत का आधारभूत तत्व है। मित्रों ऐसे प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत कहता है कि छात्र को शिक्षण कराते समय सक्रिय रखने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे वो सक्रिय रहे, सक्रिय रहेगा तो वो सीखेगा।
बहुमुखी सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत कहता है कि शिक्षण के समय किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। समवाय सिद्धांत, समवाय सिद्धांत का नाम ही जैसे स्पष्ट हो जाता है, समवाय मतलब समूह, यानी कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण किया जाना चाहिए। और अनुपात क्रमयो सिद्धांत, अति महत्वपूर्ण आंसर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुपात क्रमयो सिद्धांत कहता है कि भैया छात्र की पहले सुनाओ, पहले क्या करो, उसको सुनाओ और फिर उसको क्या करो, पढ़ाओ, फिर उसको पढ़ाओ। यही अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत है कि पढ़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, पढ़ने से पहले सुनना किस शिक्षण सिद्धांत का आधारभूत तत्व है, अनुपात क्रमयो सिद्धांत है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत कहता है कि छात्र को पढ़ना सिखाने से पहले सुनना सिखाना चाहिए, यानी पढ़ने से पहले किस पर, सुनने पर बल दिया, आंख से पहले कान पर बल दिया। सिद्धांत कौन सा है, अनुपात क्रमयो सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगो भवति, बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे देंगे आप, मुझे पता है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है प्रस्तावना प्रश्नों में, अन्वेषण प्रश्नों में, श्यामपट्ट प्रश्नों में या सभी में। कौन सा होगा, प्रस्तावना प्रश्नों में शिक्षण सूत्र होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में कौन सा शिक्षण सूत्र होता है, याद है क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो सभी प्रश्नों में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, द, सभी में एक प्रयास, क्योंकि हमारा शिक्षण ही शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और अगला प्रश्न है, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कह शिक्षण सिद्धांत समुपयुक्त। कुशाग्र होते हैं ना, ब्रिलियंट जिनको कहते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य एवरेज और मंद बुद्धि, तीनों प्रकार के छात्रों के लिए कौन सा शिक्षण सिद्धांत उपयुक्त है। अब होता क्या है, शिक्षण करा रहे हो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पिछले यही प्रश्न ऐसे लग रहे होंगे कि सब जल्दी जल्दी कराते जाओ, हमें तो आ रहे हैं। कुछ छात्रों को यही प्रश्न कैसे लग रहे हैं कि यार नहीं, इसी तरीके से आराम से समझाइए सर, हम कम से कम तसल्ली से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जल्दी करोगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। और एक बच्चा एवरेज होता है कि कोई प्रश्न ऐसा होता है जिस पे वो सरलता से आगे बढ़ जाता है और कोई प्रश्न ऐसा होता है जिस पर उसको ज्यादा विचार करना पड़ता है। लेकिन शिक्षण किसी एक छात्र पर केंद्रित नहीं होता, शिक्षण में प्रत्येक छात्र को उद्देश्य किया जाता है। अतः कुशाग्र सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत होता है मित्रों, इनके लिए वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है, जिसे स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, इसको स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। वैयक्तिक भिन्नता यानी हर छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग होती हैं और उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही शिक्षण कराया जाना चाहिए। बहुमुखी सिद्धांत बता चुका हूं, पिछले प्रश्न में था। अनुपात क्रमयो सिद्धांत भी आ चुका है और सक्रियता का सिद्धांत भी आ चुका है। तो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि छात्रों को उनकी भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण कराना चाहिए। ये नहीं कि आप सभी बच्चों को ब्रिलियंट मान करके शिक्षण करा रहे हैं तो कुछ छात्र वंचित रह जाएंगे। अगर आप सभी छात्रों को कमजोर मानकर शिक्षण करा रहे हैं तो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो अपने अंदर हीनता की भावना ले आएंगे कि यहां हमारे स्तर का कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। तो आपको सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। 27वां प्रश्न, प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्नानाम भेदो अस्ति, इनमें से कौन सा भेद है जो प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्नों का भेद है। मूल्यांकन से है यह प्रश्न। अगर आपने मूल्यांकन टॉपिक को संस्कृत सानिध्यम पुस्तक से पढ़ा है तो इस प्रश्न का जवाब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मिलेगा ना। कौन सा होता है बताओ, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मिलान पद प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न और विभेदीकरण प्रश्न। इसके लिए जरूरी है इस शब्द का मतलब समझना। प्रत्यास्मरणात्मक यानी स्मृति के आधार पर उत्तर देना। प्रत्यास्मरणात्मक क्या होता है, स्मृति के आधार पर उत्तर देना। अगर आपने देखा हो तो लिखित परीक्षा के दो भेद होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। लिखित परीक्षा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ, ना है भैया ये, फिर कहो कहीं मिला दिया अब वो, और दूसरा होता है मित्रों निबंधात्मक। इस वस्तुनिष्ठ के पुनः दो भेद होते हैं,
पहला होता है अभिज्ञानात्मक और दूसरा होता है प्रत्यास्मरणात्मक। अभिज्ञानात्मक का मतलब हुआ पहचान, जहां आपके सामने उत्तर दिया हुआ होगा आपको उसको पहचानना है। और प्रत्यास्मरणात्मक का मतलब होता है स्मृति पर आधारित, जहां उत्तर दिया हुआ नहीं होगा आपको स्वयं स्मृति के आधार पर उसकी पूर्ति करनी है। तो अब देख लो, आ जाएगा ना। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? बहुविकल्पात्मक प्रश्न अभिज्ञानात्मक होते हैं क्योंकि वहां 4 ऑप्शन इसी तरीके से दिए हुए होते हैं, आपको अपने उत्तर को पहचानना होता है, उसका अभिज्ञान करना होता है, अतः यह प्रत्यास्मरणात्मक नहीं है। मिलान पद प्रश्न, मिलान पद प्रश्नों में क्या होता है? 2 कॉलम बना करके दे दिया जाता है, एक क कॉलम एक ख कॉलम, कुछ शब्द यहां दे दिए जाते हैं रामः, और एक कॉलम इधर दे दिया जाता है पठामी, और दूसरा कॉलम यहां एक तरीके से दे दिया अहम पठती, और आपसे कहा जाता है कि भैया मिलाओ। तो मिलाने के लिए आपको केवल पहचानना है कि अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन आता है, राम यानी संज्ञा के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन आता है, यानी यहां भी आपको केवल क्या है? पहचानना है। अतः मिलान पद प्रश्न भी प्रत्यास्मरणात्मक नहीं होंगे। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न और विभेदीकरण प्रश्न। विभेदीकरण प्रश्न क्या होते हैं? विभेदीकरण प्रश्न का मतलब होता है कि जहां 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, यानी कि कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको दे रहा हूं मनः, पयः, छंदः और राम, और आपसे कहा जाता है कि विभेदीकरण, इनमें से जो भिन्न है उसको पहचानो, इनमें से जो भिन्न है उसको पहचानो। तो पहले यही काम कर लो, हो सकता है काम ही आ जाए। बताओ इनमें से कौन सा भिन्न है? अपना आंसर दो जल्दी से कि कौन सा भिन्न है। मनः, पयः, छंदः और रामः, कौन सा भिन्न है भैया? कौन सा भिन्न है? तो देखिए इसमें राम शब्द भिन्न है। कौन सा भिन्न है? राम, क्योंकि राम शब्द तो है पुल्लिंग, और मनस, पयस, छंदस ये सभी जो शब्द हैं वो कैसे हैं? नपुंसकलिंग हैं। तो इस तरीके से यहां भी आपने क्या किया? पहचाना। तो ये भी कैसा है? अभिज्ञानात्मक है, ना कि प्रत्यास्मरणात्मक, अर्थात ये विकल्प भी नहीं होगा। बचा क्या? रिक्त स्थान पूर्ति। अगर इसी मॉडल पेपर में अगर प्रश्न आता है रिक्त स्थान पूर्ति का, जहां आपको स्वयं करनी होती है, जैसे आपको सूक्ति दे दी कि सर्वे भवन्तु, और आपसे कह दिया पूर्ति करो। अब आपको ऑप्शन दिए हुए होते, जैसा इसमें सूक्ति वाला प्रश्न था और ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर वो अभिज्ञानात्मक हो जाएगा। ध्यान रखना, रिक्त स्थान पूर्ति का मतलब ये नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति तब आपको अपनी स्मृति के आधार पर करनी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का भेद है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? एक शब्द में आंसर होता है। तो वस्तुनिष्ठ का भेद है, तो यहां आपको एक ही शब्द से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, लेकिन वो शब्द आपके सामने कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको क्या करना है? उसको पहचानना, अपनी स्मृति के, सॉरी पहचानना नहीं, अपनी स्मृति के आधार पर उत्तर देना है। और अगर आपको याद होगा तो आप लिख देंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जब स्मृति के आधार पर उत्तर दिया जाए तो वो प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न होते हैं, और ऐसे प्रश्न किसमें होते हैं? रिक्त स्थान पूर्ति। ये जो प्रश्न है वो कैसा प्रश्न कहलाएगा? कैसा प्रश्न कहलाएगा? रिक्त स्थान पूर्ति प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न। कैसा प्रश्न होगा? प्रत्यास्मरणात्मक प्रश्न ये होगा। आइए मित्रों, हर एक चीज काम की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको देखें, लिखित परीक्षा के 2 वेद, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ के पुनः 2 वेद, अभिज्ञानात्मक और प्रत्यास्मरणात्मक। तो अभिज्ञानात्मक कैसे हो? जहां आपके सामने उत्तर पहले से मौजूद हो, आपको केवल क्या करना है? पहचानना है। और प्रत्यास्मरणात्मक का मतलब होता है जहां उत्तर तो एक शब्द में ही देना है, लेकिन वो सामने मौजूद नहीं है, आपको अपनी स्मृति के आधार पर ही उसको लिखना है। निबंधात्मक परीक्षा के भेद भी आएंगे आगे, चिंता मत करो, सभी चीजें आती जाएंगी। अगला प्रश्न करते हैं। छात्राणाम ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम क्रियते।
प्रश्न पर ध्यान देना। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? परीक्षा के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, उच्चारण के द्वारा या खेलने के द्वारा? ज्ञानात्मक, ज्ञान से संबंधित। आप जो देने जा रहे हो रेट और टेट, वो ज्ञानात्मक का ही हो रहा है। और किसके द्वारा होता है? परीक्षा के द्वारा होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण क्या होता है? परीक्षा के द्वारा किया जाता है। छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? परीक्षा के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन आपको तकलीफ दे सकता है, उच्चारण और किरणन तो है नहीं, मूल्यांकन दे सकता है, लेकिन मूल्यांकन से उसके प्रत्येक क्षेत्र, केवल ज्ञानात्मक नहीं, सभी क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन तो विस्तृत होता है, परीक्षा का क्षेत्र जो होता है वो केवल ज्ञान तक सीमित रह जाता है। अतः आंसर क्या रहेगा? परीक्षा रहेगा। समीचीनम विकल्पम नास्ति, एक तरफ कौशल दे रखा है और दूसरी तरफ उसका उद्देश्य। ये देखिए मैंने लगा दिया है, आप भी लगा लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाएगा। आपको क्या होगा? इससे आपको ये ज्ञात होगा कि इनके कौशल कौन कौन से हैं। एक कौशल पर होकर चले जाते तो एक ही याद होता, या 4 याद होंगे। और मेरा उद्देश्य मैं पहले कह चुका हूं, आपकी परीक्षा लेना नहीं, आपको अभ्यास कराना है। चलिए, श्यामपट्ट कौशल, लेखन कौशल का विकास, प्रवाह कौशल, निरंतरता, प्रश्नोत्तर कौशल, अभिव्यक्ति, और प्रस्तावना कौशल, ज्ञान का दृढ़ीकरण। कौन सा विकल्प ऐसा है जो समीचीन यानी कि ठीक नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है। इनमें से कुछ तो पहले आ ही चुके हैं ना, तो जल्दी से बताइए मित्रों। श्यामपट्ट कौशल प्रश्नों का उद्देश्य लेखन कौशल का विकास होता है क्या? डेफिनेटली होता है। श्यामपट्ट कौशल का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? लेखन कौशल का विकास होता है। प्रवाह कौशल, प्रवाह यानी बहाना, और बहाओगे तो क्या होगी? निरंतरता होगी। बहाओगे तो निरंतरता होगी ना, तो प्रवाह कौशल का उद्देश्य निरंतरता होती है। प्रवाह कौशल में छात्र को बार बार पुनर्वलन देकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नोत्तर कौशल, प्रश्न अभिव्यक्ति, पहले प्रश्न आ चुका है ये। प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से छात्र को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये विकल्प भी सही है। तो आ जाइए इधर, प्रस्तावना कौशल प्रश्न। प्रस्तावना कौशल प्रश्नों का उद्देश्य ज्ञान का दृढ़ीकरण होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रस्तावना कौशल प्रश्नों का उद्देश्य जो होता है वो होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षणम ही प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है मित्रों? ये विकल्प, प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य ज्ञान का दृढ़ीकरण नहीं होता। ज्ञान का दृढ़ीकरण जो है वो कौन से अन्वेषण प्रधान कौशल, प्रश्न, या ये कह सकते हो उसको अन्वेषण कौशल प्रश्न। अन्वेषण कौशल प्रश्न, इनका उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान का दृढ़ीकरण होता है। बार बार खोज करवाई जाती है। अन्वेषण का मतलब होता है क्या? खोजो रे, उसमें से खोजो, यानी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को मजबूत कराया जाता है ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। तो आपका आंसर क्या हुआ? प्रस्तावना कौशल। वापस ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, श्यामपट्ट कौशल का उद्देश्य लेखन कौशल का विकास, प्रवाह कौशल का उद्देश्य निरंतरता, प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य अभिव्यक्ति ही होता है, प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का उद्देश्य पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, ज्ञान का दृढ़ीकरण नहीं होता। ज्ञान का दृढ़ीकरण अन्वेषण कौशल प्रश्नों का उद्देश्य होता है। अतः विकल्प ठीक कौन सा नहीं है? द विकल्प ठीक नहीं है। मित्रों 30 के तड़का में हम पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, और आखिरी पड़ाव पर आखिरी प्रश्न, 30वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। फिर वही शिक्षण सिद्धांत दे रखे हैं और दूसरा नाम दे रखा है। इस बार उद्देश्य नहीं दे रखा, इस बार दूसरा नाम दे रखा है। यानी कौन सा उसका एक जो है वो पर्याय नाम है। स्वाभाविकता यह सिद्धांत प्रकृतिवादी सिद्धांत,
अभ्यास प्रयोगयो सिद्धांतः क्रियाशीलतायाः सिद्धांतः, वैयक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांतः स्वतंत्रतायाः सिद्धांतः, मौखिक कार्यस्य सिद्धांतः व्यावहारिक प्रयोगस्य सिद्धांतः। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक यानी नेचुरल यानी प्रकृतिवादी, तो मित्रों सही है। स्वाभाविकता का सिद्धांत दूसरा नाम क्या है? प्रकृतिवादी सिद्धांत। स्वाभाविकता के सिद्धांत को प्रकृतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। अभ्यास प्रयोग जो सिद्धांत है, अभ्यास और प्रयोग का सिद्धांत यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि अभ्यास के द्वारा बच्चे को क्रियाशील रखने का प्रयास किया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता या सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इसको स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है, पहले भी आ चुका है, इसको स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। मौखिक कार्य से सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत व्यावहारिक प्रयोग से सिद्धांत है, व्यावहारिक प्रयोग का सिद्धांत कहलाता है नहीं मित्रों। अभ्यास और प्रयोग के सिद्धांत को ही व्यावहारिक प्रयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मौखिक कार्य से सिद्धांत है, मौखिक कार्य का सिद्धांत, इस मौखिक कार्य के सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो मौखिक प्रवचनस्य सिद्धांतः, इसको मौखिक प्रवचन का सिद्धांत कहा जाता है। किसको? मौखिक कार्य के सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो मौखिक प्रवचनस्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन द सही नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक प्रयोग का सिद्धांत जो नाम है वो किसका है? अभ्यास और प्रयोग के सिद्धांत का नाम है। द विकल्प समीचीन नहीं है। लेकिन इस आंसर के साथ साथ अब आपको पता चल गया कि स्वाभाविकता के सिद्धांत का दूसरा नाम प्रकृतिवादी सिद्धांत, अभ्यास और प्रयोग के सिद्धांत का दूसरा नाम क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर व्यावहारिक प्रयोग का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, और मौखिक कार्य के सिद्धांत को कहा जाता है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट लो और याद रखना, एक एक चीज काम की है, हर प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, समय लगा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि एक एक प्रश्न की व्याख्या आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। इसी तरीके से अभ्यास करने के लिए मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए। टॉपिक वाइज अभ्यास भी करेंगे और मॉडल पेपर्स का अभ्यास भी करेंगे। तो मित्रों फिर दोहरा रहा हूं, इस मॉडल पेपर की या इस तरीके के टेस्ट पेपर्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, जहां ये प्रश्न पत्र पहले पोस्ट किया जाता है और उसके उपरांत इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो मित्रों 30 के तड़का में आज इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।